सभी डियर साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह के 10:30 बजे होती है। ठीक है, 10:30 बजे होती है। और देखिए फ्रेंड, जो इसके पहले प्रीवियस वाली जो पेपर है आपका फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, पहले 9 बजे होते थे, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज करके सुबह 8 बजे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स मित्र हैं इस टाइम को आप सभी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। जिसमें हमने कल 118 या आप कह सकते हो 118 से 19 क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये जितने भी क्वेश्चन हैं पवन सीरीज से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें 120वां नंबर प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? धारा 25 में, धारा 28 में, धारा 45 में, धारा 46 में। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? देखिए फ्रेंड, जो करेक्ट रहेगा वही हम बोलेंगे, जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है, धारा 45 में। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो फ्रेंड्स, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो वर्ष 2009 ईस्वी में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष बना। 122 प्रश्न की चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर अ एवं ब दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। 123 प्रश्न की निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। 2019 प्रथम का पूछा हुआ प्रश्न है। 123 जो प्रश्न है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। क्या क्या दायित्व दिए गए हैं? बाल अधिकार संरक्षण जो निःशुल्क है, इसमें जो चौथा अध्याय है शिक्षकों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना। क्योंकि अगर एक कॉलेज है या स्कूल है उसमें शिक्षक ही जब लेट से पहुंचेंगे, नियमित या टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो भी लेट से ही जाएंगे। सेकंड, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना। जैसे कि आप सभी को पता है हर एक चैप्टर का या हर एक सिलेबस का 6 मंथ 1 ईयर रहता है कि आप 1 ईयर में पूरा कंप्लीट करना है तो करना है, उसमें शेष नहीं रखना है। उसी प्रकार यहाँ दूसरा ये पहला कि नियमित टाइम या एक निश्चित समय पर जो भी टाइम है स्कूल का उस पर पहुँचे और जो भी पाठ्यक्रम है उसको समय रहते हुए पूरा करे। तीसरा, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, यानी जो कुछ भी शिक्षक पढ़ा रहा है क्या बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, उनका आकलन करना है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम चौथे अध्याय में यही बोला गया है या शिक्षक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है समय पर स्कूल पर जाना, निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं उनका आकलन करना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को याद हो गया होगा। 124 प्रश्न की हंटर कमीशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हंटर कमीशन किसको कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा आयोग को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। हंटर कमीशन कहते हैं तो भारतीय शिक्षा आयोग को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन। 125 प्रश्न की कोठारी आयोग का गठन हुआ था। कोठारी आयोग का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1964 से 1966 के बीच। ठीक है,
जो कोठारी आयोग था जिसके अध्यक्ष जो थे इन्हीं के नाम पे, यानी आई थिंक GS कोठारी ऐसे ही कुछ नाम है, अभी भूल रहे हैं, यानी कोठारी आयोग इन्हीं के नाम पे जो पड़ा था, इसकी गठन कब हुआ, इसका डेट क्या है, तो 1964 से 1966 के बीच में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जो 126 प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के बाद आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब किया, तो 16 दिसंबर 1990 को। ठीक है, किसने, तो आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब, तो 16 दिसंबर 1690 ईस्वी में और 1990। देखिए 127 प्रश्न है कि श्री यशपाल समिति से पहले किस समिति ने छात्रों पर बोझ का कम करने के लिए चिंता व्यक्त की। यानी देखिए जो यशपाल समिति है उसने तो पहले ये अपना पॉइंट रखा था कि जो भी बच्चे का पढ़ाई का बोझ है उसको कम किया जाए, लेकिन इससे पहले भी किसी समिति ने ये अपना सोच रखा था, थॉट रखा था कि जो भी बच्चों की पढ़ाई की बोझ है उसको कम किया जाए। तो आखिरकार किस समिति ने, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा पटेल समिति ने भी रखा था। ठीक है, NCERT कार्यालय ने भी रखा था या कार्यदल ने भी रखा था, और आचार्य राममूर्ति समिति ने भी रखा था, जो कि 16 नवंबर 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद अपना प्रस्ताव उसने प्रस्तुत किया था। कौन, तो आचार्य राममूर्ति समिति और आपका पटेल समिति और NCERT कार्यदल, ये जो यशपाल समिति है इसके पहले ही ये अपना सोच रखा था कि जो भी बच्चों का बोझ है इसको कुछ कम किया जाए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि NCF 2015, ठीक है, NCF 2050 के अंतर्गत पुनरीक्षित, ठीक है, पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। अब कौन कौन सा है, कौन कौन से गुण इसमें चिन्हित किए गए हैं, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो NCF 2015 के द्वारा पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में कुछ अप्रोच या दृष्टिकोण रखे गए हैं, जिसमें क्या क्या, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए इसके प्रति भी चिन्हित होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। तीसरा शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। तो ये क्या है, NCF 2050 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए। एक तो बालक पर, शिक्षक पर, शिक्षण पर और शिक्षण विद्या के प्रति। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। 129 प्रश्न की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब आरंभ हुआ। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, क्योंकि आप सभी को पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है क्या, तो थोड़ा सा अगर हम कम शब्दों में कहें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो भी निःशुल्क अनिवार्य या जो भी प्राथमिक स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है बच्चों की सुविधा के लिए, जो भी उनको आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करने के लिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को तैयार किया गया। लेकिन हमको ये तो पता है, लेकिन हमको ये जानना है कि इसकी शुरुआत या इसका आरंभ डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी शुरुआत हुई 1987 से 1988 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, 1988 से 1987 के बीच में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान में
किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने का योजना थी, यानी जो प्लान बनाया गया था स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान तो हमने बना दिया, लेकिन हमको ये जानना है कि आखिरकार क्या सभी क्लास के बच्चों को इसमें हम शामिल कर सकते हैं, किनको किनको हम आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी क्या है, मात्र क्लास 1 से और क्लास 8 तक के बच्चे को इसमें इस प्लान में शामिल किया गया, इस नियोजन में शामिल किया गया। स्कूल चलो अभियान, उन्हीं बच्चों को आकर्षित किया गया स्कूल चलो अभियान में क्लास 1 से क्लास 8 तक। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही होगा। क्लियर। अगला जो प्रश्न है 131 की, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम यानी विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। किसमें बल दिया गया स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम में? तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम कहें व्यक्तिक एवं सामाजिक, यानी एक तो पर्सनल और दूसरा सोशल, ठीक है। उसके बाद शैक्षिक एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन है उसकी तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक, शाब्दिक और शाब्दिक भाषा कौशल, इन सभी क्षेत्रों पर बल दिया गया। तो किसमें? स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम में, ठीक है। व्यक्तिक, सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक, ये सभी क्षेत्र पर बल दिया गया, ठीक है, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम। अगला जो 132 प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NCLP, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 2019 फर्स्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसकी जो शुरुआत हुई 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। देखिए मैं फ्रेंड्स इसलिए जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते जाऊंगी इससे याद नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको समझ लेते हो, थोड़ा सा टाइम अधिक दे देते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। आपने जल्दी जल्दी पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन कोई फायदा नहीं, उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं तैयार होगा तो क्या फायदा, है ना। तो आप 3 से 4 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए टाइम तो दो ही, ठीक। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय बाल श्रम योजना कब संचालित की गई? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला जो 131 प्रश्न है कि पोषाहार वितरण योजना को किस विचार से इसको प्रारंभ किया गया, यानी जो पोषाहार वितरण योजना है इसको क्या एम्स था, क्या उद्देश्य था, क्यों स्टार्ट किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य था नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। यहाँ पर देखिए क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि एडमिशन, नामांकन मतलब एडमिशन ही होता है। जब आप, क्योंकि आपने देखा भी होगा प्राथमिक विद्यालय में पहले खाना नहीं दिया जाता था लेकिन अब खाना दिया जाता है। बच्चे भले स्कूल में पढ़ने जाएं या न जाएं लेकिन खाना, देखिए खाना खाने के लिए जरूर जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, उनका साथ में पढ़ाई भी होता है, उनका एडमिशन भी हुआ है और पढ़ते भी हैं और वो बहुत उनको खेलने के लिए भी दिया जाता है। तो सब ये योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि जो बालक है वो उससे आकर्षित होकर पढ़ने आए। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामांकन संख्या बढ़ाने हेतु पोषाहार वितरण योजना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि हरास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा श्रम प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है? हरास एवं अवरोधन को रोकने के लिए श्रम प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है? तो देखिए यहाँ पे छात्रवृत्ति भी हो जाएगा, विद्यालय मध्याह्न भोजन भी और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी। क्यों? अभी जस्ट हमने बोला ना कि जब तक उन बच्चों को आप कुछ देकर आकर्षित नहीं करेंगे तब तक वो नामांकन क्यों करेंगे? हरास मतलब क्या होता है? हरास मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा कुछ भी क्लास 1 में है लेकिन वो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता है, बीच में ही छोड़ देता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, ह्रास। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा श्रम प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं, तो छात्रवृत्ति देना हुआ, दोपहर का खाना हुआ, निःशुल्क फ्री में जो भी बुक्स हैं उनको देने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया किसके द्वारा, तो बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। 136 प्रश्न है कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। 137 प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, तो फ्रेंड्स भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। 138 प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस आर्टिकल द्वारा बनाया गया, तो 21 क के द्वारा इसको बनाया गया। उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया, तो उड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 140 प्रश्न है कि देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया, तो देखिए ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है। यहाँ पे देखिए होगा कि देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना संस्तुति कब, ठीक है, कब यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा तो किया गया कि हर एक जनपद में डायट की स्थापना हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलत करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना संस्तुति जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तो किया गया, लेकिन कब, यहाँ पे कब होगा, तो 1986। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है कि निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के जो प्रतिपादक है मैकाले। अगला जो प्रश्न है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, क्योंकि ये सभी हो जाएंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद। फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसकी शुरुआत कब हुई, इसका आंसर आप सभी को करना है। जस्ट अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर आप फोकस देकर पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे। अगर आपने फोकस नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड देखिए एक सेकंड का बहुत ज़्यादा कीमत होता है, तो इसका आंसर आप कीजिए। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर सही भी होगा, ठीक है, आप भी प्रयास कीजिए। 143 प्रश्न की ह्रास की समस्या से क्या आशय है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। जस्ट अभी बताया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 144 की बीईपी क्या है, तो बीईपी क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना, ठीक है, कह सकते हो बेसिक एजुकेशन प्लान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 145 मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का खाना उद्देश्य क्यों है, बच्चों का नामांकन में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखने के लिए, स्कूल आने के लिए, क्योंकि लाभ उपयोग सभी। 146 प्रश्न है कि भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित क्रियान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा, यानी जो भारत सरकार है सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 खंडों में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की सुझाव दिया गया था। 148 प्रश्न है कि NPEGEL में किस कक्षा तक की
अवंचित लड़कियों को अध्ययन करने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 1 से 8। लास्ट पवन श्रेष्ठ का क्वेश्चन है कि जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर UNDP, UNSPA, यूनिसेफ, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज जो हम ये जितने भी आई थिंक पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 था, पूरा हमने ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये जितने भी 149, 150 तक क्वेश्चन है इसको याद कर लेते हो ना, तो मैं 100% कह दूँ कि वर्तमान भारतीय समाज का चाहे अति लघु हो या लघु उत्तरी हो या फिर बहुविकल्पी, उसमें से आपने 50% क्लियर कर लिया। क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो फैक्ट होता है वही क्वेश्चन होता है। ठीक, तो अगर आपने 149 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं साइंस की क्लास में 12 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और हाँ, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की जो क्लासेस की टाइम रहेगी सुबह के 8 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।